नमस्कार, मैं महेश कुमार द वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के संसद के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। और आज राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल स्टार्ट से और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर के बनती है। अब भारत की संसद का जो निर्माण है उनके निर्माण में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का योगदान होता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन या निचली सदन भी कहा जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, यानी जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। राज्यसभा का जो संरचना का वर्णन है, उनकी बनावट का जो वर्णन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 245 है। अभी जो वर्तमान समय में राज्यसभा है उनके सदस्यों की संख्या 245 है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12। अब इसमें से 233 सदस्य देश के अलग अलग पार्टियों के द्वारा भेजा जाता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में, लेकिन 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे कला, साहित्य, विज्ञान या पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले लोग होते हैं। अब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, यानी जो 30 वर्ष के हैं वे राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती और राज्यसभा एक ऐसा सदन है और एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवा निवृत्त हो जाता है, यानी इसमें सेवा निवृत्त जो है प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य खुद ब खुद हो जाते हैं। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 83(1) में किया गया है। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी जो राज्यसभा के सभापति होते हैं या राज्यसभा का जो संचालन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपसभापति का चुनाव अपने सदस्यों में से किया जाता है। अब सभापति तो उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन अगर यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सभा का संचालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो उपसभापति हैं उनमें से उनका जो चयन है उन सदस्यों में से किसी एक का चयन उपसभापति के रूप में होता है। सभापति और उपसभापति का वर्णन अनुच्छेद 89 में किया गया है। सभापति और उपसभापति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89 में किया गया है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग या हटाना, इसका वर्णन अनुच्छेद 90 में है। जो उपसभापति हैं उनका पद अगर रिक्त हो जाता है या वो पद त्याग कर देते हैं या उनको किसी कारणवश हटाया जाता है तो इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 90 में किया गया है। राज्यसभा का सदस्य न होने पर उपसभापति का पद त्याग, अगर जो उपसभापति हैं वे राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उन्हें त्याग करना होगा, अपना पद छोड़ना होगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा उपसभापति का पद त्याग। अब जो सभापति को संबोधित करके या पद त्याग पत्र दे करके उपसभापति अपने पद को छोड़ सकते हैं। बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाना। अब उपसभापति को बहुमत पारित करके भी हटाया जा सकता है। संकल्प प्रस्तावित की सूचना 14 दिन पूर्व देना। अब उनको हटाने के लिए, उपसभापति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, इनकी सूचना उपसभापति को 14 दिन पहले दे दी जानी आवश्यक होती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, यानी जो
मंत्रिपरिषद है वे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होते हैं। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित विषय पर संसद द्वारा अस्थायी कानून निर्माण। अब अगर यदि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव को पारित करता है और प्रस्ताव को पारित करने पर संसद उन पर अस्थायी कानून बना सकती है या अस्थायी कानून बनाती है, लेकिन जो अस्थायी कानून बनता है वो मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहता है। राज्यसभा द्वारा प्रत्येक बार 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 साल तक प्रभावी तो रहता है, लेकिन राज्यसभा उस कानून को 1-1 साल बढ़ा सकते हैं, यानी 1-1 वर्ष उनका प्रभाव को, उनका असर को, उनको लागू कराने का जो समय है, लागू समय है, उनको 1-1 साल करके बढ़ा सकता है। 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार। अब राज्यसभा के पास अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार भी है और इनका वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिफारिश करने का अधिकार। अब अगर भी कोई विधेयक धन विधेयक है, उनके संबंध में राज्यसभा लोकसभा को सिफारिश कर सकता है, लोकसभा को सलाह दे सकता है। सिफारिश लोकसभा मानने को बाध्य नहीं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा की जो सिफारिश है या जो सलाह है उनको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। सिफारिश विधेयक 14 दिन में वापस नहीं होने पर पारित समझा जाता है। अब जिस विधेयक पर सिफारिश राज्यसभा के द्वारा किया जाता है और उस सिफारिश विधेयक को लोकसभा के द्वारा 14 दिन में अगर वापस नहीं करता है तो उस विधेयक को पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में 2 बार आहूत करता है। अब राष्ट्रपति राज्यसभा का जो सत्र है उनको वर्ष में 2 बार आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अभी जो सत्र चल रही है, इस सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, यानी राज्यसभा का जो गठन 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। गठन 3 अप्रैल को और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।